Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing really good and not worrying too much about UPSC 2026. बट इट इज़ ऑब्वियस कि हम उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच भी रहे होंगे, लेकिन अभी इतने ज़्यादा उसके बारे में सोचना कुछ बनता नहीं है क्योंकि वो काफ़ी रैंडम था, हम सब जानते हैं। तो आज मैंने ये द हिंदू जो कल का रहा था 28 में का, तो उसके आर्टिकल्स मैंने निकाले हैं कि जो जितने आईएमपी है अपने प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, तो उसके आर्टिकल मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहला आर्टिकल था कि एससी अपहोल्ड एसआईआर एज इज कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी। तो ये इसमें बहुत सारे सवाल चल रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन है तो वो सिटीज़नशिप जो हमें पूछ रहे हैं कि आप सिटीज़न हो कि नहीं, तो वो उसकी कोई ड्यूटी है कि नहीं, वो कर सकते कि नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस अभी चल रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग एससी ने अपना जो भी स्टेटमेंट है वो बता दिया है। तो वो हम एक बार देख लेंगे, फिर उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन एंड देखेंगे कि अभी न्यू यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस रखे हैं तो उसमें एसआईआर के रिलेटेड कुछ पूछा है कि नहीं पूछा, और पूछा है तो क्या पूछा है। तो वो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। देन आफ्टर देयर इज़ आर्टिकल ऑफ सेंडनी सेंचुरी। सेंडनी सेंचुरी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये यूपीएससी का एक ऑप्शंस रहते हैं, तो उसमें ऑप्शंस में सेंडनी सेंचुरी मेंशन किया होता है। देन वेस्टर्न घाट भी यहाँ पे है। तो वेस्टर्न घाट आप समझ लो कि इतना आईएमपी है ना, कि इतने सारे उसके प्रीवियस क्वेश्चन हैं। अगर आप देखोगे, जब मैं डिस्कस करूँगी ना, तो विल डिस्कस प्रीवियस क्वेश्चन ना, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये बाय हार्ट पता होना चाहिए। एंड इट्स नॉट ओनली यूपीएससी बट पीसीएस की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट का जो भी फिजिकल जियोग्राफी रहती है तो वो हमें आइडिया होना चाहिए। तो वो एक आर्टिकल है। एंड देन आफ्टर देर इज़ अनदर आर्टिकल ऑफ द रेल ड्रैगन फ्लाई वाला है। तो ड्रैगन फ्लाई मैंने इसलिए लिया है कि ये कुछ इतना आईएमपी आर्टिकल नहीं है ऑल्दो, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली ऐसे न्यूज़ में नहीं आता है। बट अगर आपको पता होगा तो आप आपने मतलब जिसने वो अपना क्या कहते हैं, हाँ 2023 का दिया होगा ना प्रीलिम्स, तो एक क्वेश्चन था अगर आपको पता होगा कि जिसमें हनी बी इसके रिलेटेड पूछा गया था कि हनी बी दे आर परफॉर्म एंड वेगर डांस एंड वो वाला कोई क्वेश्चन था ना, एक वो पूछा गया था। तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। तो उसमें अगर आप ऑप्शंस देखोगे ना, तो उसमें मेंशन किया है ड्रैगन फ्लाई करके। तो इसकी वजह से ये आईएमपी है। तो वो हम देख लेंगे। उसके बाद में नामदफा नेशनल पार्क है, तो ये बहुत आईएमपी है। वी ऑल नो प्रीवियस क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली पूछा है उन्होंने, और वो आते ही रहता है। ओके, तो ये भी एक आईएमपी थीम है, इसलिए मैंने इसको रखा है। तो विल डिस्कस दैट ओनली। एंड यमुना ये वाला जो आर्टिकल है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये जब मतलब मैंने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तब से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कहीं ना कहीं। तो टुडे इज़ माई फर्स्ट डे, तो मैंने सोचा कि एक बार यमुना रिवर भी हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि यमुना रिवर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। उसकी ट्रिब्यूटरीज है, फिर ग्लेशियर्स है, फिर कौन कौन से स्टेट में से बात होती है, तो वो सब चीज़ें हमें कवर करना ज़रूरी है। तो उसके प्रीवियस क्वेश्चन देख लेंगे, उसकी जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स है वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। दैन ईडी ये आर्टिकल भी मतलब इतना नहीं है ज़रूरी, बट सो आई थॉट कि अभी ईडी आया ही है न्यूज़ में, तो हम एक बार इसका स्टेटिक तो रिवाइज़ कर लेंगे, और इसके साथ साथ हमारा स्टेटिक भी हो जाएगा। और हमें लगेगा कि ये जो छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं जैसे इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर है, तो वो सब छूट नहीं रहे, तो इसलिए मैंने ये रखा है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर ये इबोला डिसीज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है कि ये वायरल डिसीज़ है, तो वो किस कंट्री में है ज़्यादा, और क्या क्या इशू है, और क्यों इसकी मतलब इन चिंताजनक चीज़ क्यों है, क्योंकि उसकी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल है तो उसका रिज़ल्ट इतना आउटपुट इतना सही नहीं है, तो इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। देन आफ्टर मैंने मिसलेनियस न्यूज़ लिए है, वो हम जो यूपीएससी के रैंडम क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें शायद पूछ सकते हैं। तो इसकी वजह से मैंने ये रैंडम जो भी आर्टिकल्स है, वो 2-3 आर्टिकल्स है, वो मैंने कवर अप किए है। तो विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं पहले अपने आर्टिकल से। एसआईआर सर, मतलब जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ना, वो बहुत ही टाइम से न्यूज़ में चल रहा है। मतलब आप समझ लो कि जब से ये ट्रायल स्टार्ट हुई ना, तब से फ्रिक्वेंट न्यूज़ में है। तो व्हाट इज़ एसआईआर, मुझे मुझे पता है कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग वेरी मतलब बहुत ही अच्छे से, मन लगा कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनको ये पता ही है, लेकिन फिर भी मुझे ये आर्टिकल कवर करना ही था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूपीएससी में आ सकती है। एंड कभी भी यूपीएससी उसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछ सकता है। सो दैट्स वाई आई कवर दिस आर्टिकल कि अगर बहुत सारे स्टेट में भी और ये एसआईआर की ड्राइव कंडक्ट होगी, तो अगर ये फ्रिक्वेंटली भी अगर न्यूज़ में आएगा, तो हम उसको एक बार थरली करते रहेंगे, जिससे हमें एक रिवीजन भी होता रहेगा। और अगर
अगर यूपीएससी में इसका क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत ही हाई चांस है कि क्वेश्चन अपियर होगा आगे जो भी एग्ज़ाम होगी, वेदर इट इज़ पीसीएस और यूपीएससी, तो उसके लिए हमें एक हेल्पफुल हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ एसआईआर। तो एसआईआर इज़ अ एक्सरसाइज दैट कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन टू वेरीफाई एंड रिवाइज इलेक्ट्रल रोल। अभी हम सबको पता है कि इलेक्ट्रल रोल की क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब उसको क्यों रिवाइज करना होता है, क्यों वेरीफाई करना होता है, ठीक है। थ्रू हाउस टू हाउस एनुमरेशन, एनुमरेशन कुछ नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ द कैलकुलेशन। तो वो दे आर गोइंग टू डू हाउस टू हाउस, मतलब डोर टू डोर जाके वो लोग वेरीफाई करेंगे दैट एवरी इलेक्ट्रल रोल इन्फॉर्मेशन दैट दे हैव इट्स करेक्ट और नॉट, लाइक दैट। तो उसमें एनुमरेशन दैन प्रीफिल्ड फॉर्म्स एंड ओल्ड डेटा जो भी है वो उसको वेरीफाई करेंगे एंड उसको रिवाइज करने की ट्राई करेंगे। अगर कुछ ओल्ड डेटा है तो उसको डिलीट करेंगे, कुछ न्यू डेटा ऐड ऑन होता है तो उसको ऐड करेंगे। बेसिकली क्या होता है पता है कि हम सब, आपको पता ही होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, फिर डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो वो सब चीज़ें ना डेटा ऑटोमेटिकली अपडेटेड होता रहता है। लेकिन अभी क्या होता है उसमें कभी कभी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरर भी हो जाती है, इंक्लूजन एरर भी होती है, फिर एक्सक्लूजन एरर रहती है। तो वो सबको एक बार वेरीफाई करने के लिए ड्राइव चलाई गई है। अभी उसकी जो ब्रीफ हिस्ट्री है तो हम देख लेते हैं। ये मैंने अपनी जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उस पर से लिया है। तो उस पर लिखा है कि एज पर लॉ इलेक्ट्रल रोल हैव टू बी रिवाइज्ड बिफोर एवरी इलेक्शन और एज पर रिक्वायरमेंट। अभी ये एज पर रिक्वायरमेंट क्यों लिखा है, क्योंकि इंडिया आपको पता है कि वर्ल्ड से लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। तो उसमें एवरी ईयर ये सब ड्राइव वगैरह करना इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल नहीं है। सो इस वजह से ये लिखा है। देन यहाँ पे लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन राइजिंग इश्यूज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ रोल्स। अभी पार्लियामेंट में फ्रिक्वेंटली ये होता है, जब भी इलेक्शन होता है, कोई हार जाता है किसी पार्टी में, तो वो लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं कि इलेक्टोरल रोल है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं, काफ़ी टाइम से ओल्ड डेटा पड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से जो इलेक्शन की जो रिजल्ट पे इम्पेक्ट हो सकता है। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन पार्लियामेंट में राइज होते रहते हैं। एंड देन अनदर चीज़ उन्होंने मैंशन की कि SIR हैज़ ऑलरेडी बिन डन 8 टाइम्स फ्रॉम 1951 टिल 2004। अभी ये एक IMP डेटा हो गया जिसको हमें एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकती है। जैसे डिलिमिटेशन में पूछा था उन्होंने कि कितनी बार डिलिमिटेशन हुआ था, तो वो 8 टाइम्स हो गया है फ्रॉम 1951 टिल 2004। अभी कंडक्ट हो रहा है ना वापस से, तो देखते हैं। लास्ट SIR वॉज डन मोर देन 21 ईयर्स बैक इन 2002 एंड 2004। ओके, तो मतलब समझ लो कि टू डेकेड्स का एक गैप बहुत ज़्यादा होता है। ये गैप तो तब से ही नहीं हुआ है, तो दैट्स वाई द रीज़न कि अभी कंडक्ट हो रहा है। मैनी चेंजेस इन इलेक्ट्रल रोल हैव occurred due to frequent migration obviously, resulting in voters getting registered at more than one place. This is also important. Then non removal of dead voters, अभी मैं आपको बताया कि क्या इशू होता है। देन wrongful inclusion of any foreigners। तो यही सब चीज़ के लिए SIR कंडक्ट होता है। एंड रीज़न वाई SIR, तो हाई डेमोग्राफिक शिफ्ट लास्ट टू डेकेड्स। तो लास्ट 2 डेकेड्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ऑब्वियसली सबको पता है। और अभी एक कोरोना जो हमें पता है कि COVID-19 है, वो कितना बड़ा इम्पेक्ट किया है डेमोग्राफिक डिविडेंड पे। तो वो सब चीज़ें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देखने के लिए कि जो भी डेटा चल रहा है या फिर शिफ्टिंग जो भी डेमोग्राफिक हुई है उसके रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रल रोल का लिस्ट प्रिपेयर है वो सही है कि नहीं, तो उसकी वजह से। एंड डेमोग्राफिक हमें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट रह जाता है कि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बना रही है या फिर कोई भी उनको कोई स्कीम वगैरह बनानी है, तो उसमें भी रहता है कि भाई जो यंग एज है उनके लिए स्कीम रहती है, फिर एडल्ट के लिए रहती है, फिर जो भी ओल्ड एज रहती है उनके लिए पॉलिसीज़ रहती है। तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अनदर थिंग इज़ दैट रैपिड अर्बनाइजेशन। अभी रैपिड अर्बनाइजेशन में देखो, अभी कोई एक रूरल एरिया है, ठीक है, कोई भी एक गांव का कोई एरिया है, ठीक है, और यहाँ पे उसके बाजू में ही अभी देख लो कि कोई सिटी बन गई है, ठीक है। अभी हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर के क्या सीन चल रहा है, एग्रीकल्चर में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ऑब्वियसली है कि अगर कोई एजुकेट हो रहा है, पढ़ा लिखा है, ओके, तो वो लोग माइग्रेट करेंगे कहाँ से, अपने विलेज से वो लोग सिटी माइग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे इनका जो इलेक्टोरल रहता है ना, तो उसमें उन लोगों का लिस्ट मेंशन रहता है, लेकिन वो यहाँ पे अवेलेबल अभी नहीं है। दे आर मूविंग टूवर्ड्स सिटी, बट एट द सेम टाइम उन्होंने यहाँ पे भी रजिस्टर कर रखा है।
ठीक है। तो ये एक डबल बर्डन हो गया है जिसे हम कह सकते हैं। तो ये निकालना ज़रूरी है, इसको इसको वेरीफाई करना और उसको अगेन लिस्ट आउट करना कि ये लोग यहाँ से माइग्रेट करके, तो ये सब चीज़ें ज़रूर रहती है, ठीक है। तो उसे और इसको हम गोस्ट वाटर बोल सकते हैं जो यहाँ पे मेंशन है उसको। देन अनदर थिंग इज दैट लिमिटेशन ऑफ समरी रिविजन, यही कि मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में ही बताया कि वो लोग वॉलंटरीली ऐड करते हैं फिर डिलीट करते हैं, कि जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो रहा है, डेथ सर्टिफिकेट होता है, तो उसकी एक समरी रिविजन हो जाएगा। देन आफ्टर अक्यूमुलेशन ऑफ डेड वुड में ये रहता है कि जो रिमेन इन इलेक्ट्रल रोल है एंड नॉट फिल द फॉर्म 7। अभी फॉर्म 7 क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये अपनी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, तो उन्होंने मेंशन किया है पूरा एसआईआर का। जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में डेटा दिखाया वो मैंने यहीं से लिया है कि वाई एसआईआर एंड ऑल वाला। तो ये ओपन ही रहा, ओपन ही। उसमें बेसिकली 3 फॉर्म आते हैं, एक इंक्लूशन का आता है, फिर डिलीट का आता है, फिर उसमें कुछ नए नए एडिट करना है उसका एक फॉर्म आता है, फिर कोई करेक्शन का है, तो ऐसे 3 फॉर्म आते हैं। ये अभी ओपन नहीं हो रहा है, विल शो यू लेटर, ठीक है। तो ऐसे 3 फॉर्म आते हैं। अभी जुडिशली रिमार्क, तो जुडिशली ने रिमार्क दिया है अपना कि ऐसे अपहोल्ड एसआईआर एज इसी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी। ऑब्वियसली है कि जो इलेक्शन कमीशन है तो उनकी ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी है कि उनको ये सब चीज़ें जो ये कोई रैंडमली लॉ से नहीं आया है या फिर ये कोई एक्ट से नहीं आया है, ये बेसिकली कम आउट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहाँ पे लिटरली मेंशन किया है, विल शो यू दिस। देखो अपहोल्डिंग आर्टिकल 326, हम ये एक बार पढ़ लेते हैं। ये पार्ट 15 में मेंशन किया है पूरा इलेक्शन का, ये हमें याद रखना है। आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 says that superintendent's direction and control of preparation of electoral rolls for and the conduct of all election of to parliament and to the legislature of every state and election to the office of president and vice president held under this constitution shall be vested in commission। तो कमीशन नेम इज़ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो भी इलेक्शन हो गए अपने लेजिस्लेचर के या फिर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के, तो वो कमीशन कंडक्ट करेगी और उसका नाम है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये कहाँ पे मेंशन किया है, तो आर्टिकल 324 में याद रखना है हमें। उसमें आर्टिकल 324 में सेकंड पैरा क्या बोलता है कि इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ़ एनी एज प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। ये याद रखना है, ये बहुत आईपी है कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स करेंगे कि कितने कमिश्नर्स होने चाहिए। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड इन द बिहाफ ऑफ बाय पार्लियामेंट बी मेड बाय प्रेसिडेंट। ओके फाइन, तो ये एक याद रखना है। और हमें पता है कि कितने ये बॉडी कैसे बनी है। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, फिर 2 इलेक्शनल कमिश्नर रहते हैं, उनका एक फिक्स टर्म रहता है 6 ईयर का, एंड और टिल एज ऑफ 65 ईयर, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, तो ये प्रेसिडेंट एंड लॉ से मेंशन किया है। अनदर थिंग इज़ दैट कि व्हेन एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज सो appointed the chief election commissioner shall act as the chairman of the election commission। तो अगर जब ये 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए वो चेयरमैन की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि बिफोर ईच जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट एंड बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन एंड देयर आफ्टर बिफोर ईच biennial election to the legislative council of each state having such council, the president may also appoint after consultation with election commission such regional commissioner as he may consider necessary to assist the election commission in performance of the functions conferred on the commission by clause। अब यही है कि जो एसआईआर भी कंडक्ट हो रहा है या फिर इलेक्शन जो भी कंडक्ट होते हैं उसमें जो कमिश्नर्स रहते हैं वो अकेले ये सब नहीं कर सकते, तो उनको दूसरे स्टाफ की ज़रूरत रहती है, रीजनल कमिश्नर की ज़रूरत रहती है, तो प्रेसिडेंट वो अपॉइंट करते हैं। तो यही यहाँ पर मेंशन किया है।
और ये 5th में ये लिखा है कि जो भी कंडीशन सर्विस एंड टेन्योर होगा तो वो शैल बी सच एज द प्रेसिडेंट में बाय रूल डिटरमाइन। तो ये एक याद रखना है, ये यूपीएससी में कभी भी पूछ सकते हैं कि जो टेन्योर और सर्विस रहती है वो कौन डिटरमाइन करता है इलेक्शन कमिश्नर की, तो वो प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, अभी ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये देख रहे हो आप, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, shall not be removed from his office except in like manner and on the ground as a judge of supreme court। ठीक है, ये हो गया। फिर अब जब इलेक्शन कमिश्नर हो गए या फिर रीजनल कमिश्नर हो गए, उनको रिमूव करना होगा ना, तो जो भी रिकमेंडेशन होगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेना पड़ेगा। वो एक यहाँ पे मेंशन किया है। दूसरा यहाँ पे ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 326। तो इसमें लिखा है कि द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड टू द legislative assembly of every state shall be on basis of adult suffrage, that is to say every person who is a citizen of India। अभी सिटीजन ऑफ इंडिया लिखा है ना, तो मैं आपको बता दूं कि सिटीजनशिप जो है ना वो कहीं पे मेंशन नहीं की है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। फिर दूसरा ये है कि एंड हु इज़ नॉट लेस देन 18 ईयर्स। अभी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा 66 अमेंडमेंट था 1988 का, उसमें पहले 21 ईयर की एज थी, उसके बाद में उसको कन्वर्ट लेस करके 18 ईयर की गई थी। तो इस हिसाब से यहाँ पे लिखा है। तो यार अगेन मूविंग बैक टू द आर्टिकल ऑफ द हिंदू, तो उसमें बेसिकली एससी ने क्या बोला है, एससी सेड दैट कि फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अगर हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है तो एसआईआर की जो ड्राइव है वो कंडक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, इक्वली डिपेंडेंट अपॉन द इंटीग्रिटी, एक्यूरेसी एंड द प्योरिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अभी उन्होंने लिखा है कि एससी वॉज वेल विद इन द अथॉरिटी टू वेरीफाई सिटीजनशिप टू द लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ डिटर्मिनिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। अभी ये यहाँ पे उन्होंने क्यों मेंशन किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो सिटीजनशिप है वो इलेक्शन कमीशन है वो अल्टीमेटली नहीं डिटरमाइन कर सकती, क्योंकि वहाँ पे एक बार जो हमें बताया कि 12 लिस्ट है डॉक्यूमेंट के, तो वो उनके सामने दिखाने होंगे, तो देन आफ्टर दे आर एलिजिबल फॉर इलेक्टोरल रोल। तो वो 12 डॉक्यूमेंट भी आपको दिखा देती हूँ। देखो ये 3 फॉर्म है, इसके बारे में बात करें। ठीक है, फॉर्म 6 है जो डिक्लेरेशन फॉर्म है फॉर एनरोलमेंट। फॉर्म 7 है जो डिलीटेशन के लिए, अगर किसी की डेथ हो गई या फिर किसी ने कुछ अलग देश की सिटीजनशिप ले ली है तो उसके रिगार्डिंग ये डिलीटेशन का फॉर्म है। देन फॉर्म 8 है तो फॉर करेक्शन एंड शिफ्टिंग, तो उसके लिए ये फॉर्म है। देन लिस्ट ऑफ जो डॉक्यूमेंट मैंने बोला है तो उसमें क्या क्या है, तो उसमें पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर लिखा है, फिर रेगुलर एम्प्लॉई पेंशन, ये आप लोग खुद से देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। एक बार मैं भी देख लेती हूँ कि उसमें बैंक है, फिर पोस्ट ऑफिस एसआईआर, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट है वो, फिर बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, फिर पासपोर्ट है, फिर मेट्रिकुलेशन एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, फिर परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है, फिर फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट है, ओबीसी एससी सर्टिफिकेट है, फिर एनआरसी का जो भी है अगर एग्जिस्ट है तो उसका सर्टिफिकेट है, फिर फैमिली रजिस्टर है, फिर एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट है, फिर फॉर आधार कार्ड भी है। तो अब पहले 11 ही थे, अभी 12 में आधार कार्ड उन्होंने ऐड किया है। तो ये जो लिस्ट के बारे में है उसके रिगार्डिंग लिखा है। देन यहाँ पे एससी ने ये भी मेंशन किया है कि जो भी 2013 में थे ना लिस्ट में, अगर उनको उस बेसिस पे रेट किया है ना कि दे आर नॉन सिटीज़न, तो वो उन्होंने वो लिस्ट मांगी है कि वो लिस्ट प्रिपेयर करके हमें दो करके, ऐसे उन्होंने। और यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने ये भी लिखा है कि अगर किसी को भी लगेगा कि ये रॉन्गली डिलीटेड किया है या फिर एक आर्बिटरी एक्शन उनको मतलब ऑफिसर की तरफ से लिया गया है, तो कोर्ट ने लिटरली बोला है कि दे कैन चैलेंज दोज पर्टिकुलर थिंग टू द कोर्ट। और दूसरी ये भी चीज़ है कि ये जो एसआईआर है ना, वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स ऑफ 1960 उसका सप्लेंट नहीं है, रादर इट्स ब्रेथड लाइफ इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ आर्टिकल 3 to 4। तो वो लिटरली मेंशन किया है कि यहाँ पे 3 to 4 का काफ़ी ज़्यादा रोल हो जाता है एसआर के रिलेटेड, इसकी वजह से भी हमें ये पढ़ना रहता है। और अभी यही मैंने बताया कि इंक्लूजन ऑफ आधार एज 12th इंडिकेटिव, तो वो हमने देख लिया कि कितने इंडिकेटिव। अगर आपको देखना है तो आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके वो जो भी 12 इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स है वो एक बार रेफ़र कर सकते हैं,
कि उसमें क्या क्या है क्या नहीं। और ये जो इसी का स्टेटस है ना, पावर है, तो वो हमने देख लिया है, वो पॉलिटी का स्टेटिक टॉपिक हो गया। ये इंपॉर्टेंट करना ज़रूरी हो जाता है, और आप बन सके जितना रिवाइज कर लो इसको बार बार, सो दैट अगर एग्ज़ाम में आ रहा है तो आप उसको इजीली टैकल कर सको, ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज़ दैट कि हम लोग ये देख रहे थे ना कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है, तो उसमें पहले हमने ये देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस मेंशन है, ये एक बहुत ही बड़े मतलब इम्पोर्टेंस हो गया है। फिर दूसरा है कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन फॉर इलेक्शन। अभी देख लो कि बहुत सारे लोग का डेटा है वो अननेसेसरी वहाँ पे पुट किया है। तो अगर इलेक्टोरल में एज एन एग्जांपल हम बात करेंगे कि कोई एक एरिया है, ठीक है, उसमें अभी इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, तो लेट्स टेक कि वहाँ पे नाम दिए गए हैं कि 100 इलेक्ट्रोल रोल में लिस्ट है 100 लोगों का। तो वो लोग तो प्रिपेयर 100 लोग के लिए ही करेंगे ना, सब जो जो रिसोर्स है कि जैसे भाई पोलिंग बूथ है, फिर सिक्योरिटी ऑफ स्टाफ है, या फिर ईवीएम है। लेकिन वहाँ पे एक्चुअली में 100 नहीं है, वो रादर इट 70। तो जो 30 का गैप हुआ ना, तो ये वेस्टेज ही हो गया ना। सो इट्स सॉर्ट ऑफ द वेस्टेज ना। तो यही लिखा है कि ये जो ईवीएम है, सिक्योरिटी स्टाफ है, पोलिंग बूथ है, तो उसके लिए बजट लगता है, एक बजट लगता है, एक फ़ंड लगता है, तो रिसोर्स लगते हैं, तो वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि एसआईआर कंडक्ट करना पड़ेगा। दूसरा है कि एक्यूरेट बेस फॉर डिलिमिटेशन। ये यही है कि डिलिमिटेशन कमीशन, हमें सबको पता है कि वो आर्टिकल 329 में मेंशन किया है उसके बारे में कि डिलिमिटेशन कमीशन होती है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसमें वो क्वासी जुडिशल भी है, उसमें जुडिशल रिव्यू नहीं है, उसमें एक फाइनलिटी का स्कोप है कि जो भी डिसीजन रहेगा इलेक्शन कमीशन का वो फाइनल रहेगा। और पार्लियामेंट कैन परफॉर्म एक्यूरेट एक्सरसाइज। तो पार्लियामेंट जो इस जो ऐसे कंडक्ट होगा ना, उसके डेटा के बेसिस पे वो लोग एक एक्यूरेट एनालिसिस कर सकेंगे, और जो भी एक्सरसाइज कंडक्ट करेंगे, कितनी सीट इंक्रीज़ करनी है, कैसे डिक्रीज़ करनी है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में एरिया इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, तो वो सब चीज़ें वो लोग अच्छे से ध्यान में रख सकेंगे। सो इट इज़ ऑल्सो, तो इट इज़ एज वेल इम्पोर्टेंट फॉर डिलिमिटेशन कमीशन एज वेल। तो इसीलिए एसआईआर करना इम्पोर्टेंट बन जाता है। अनदर चीज थिंक इज़ दैट कि एनहांस टारगेटेड गवर्नेंस, यही कि पॉलिसी बनानी है या फिर कोई स्कीम बनानी है, या फिर इंफ्रा करना है, कोई एरिया है जहाँ पे स्कूल की नीड है या फिर कॉलेज की नीड है, क्या थिंग है, तो वो सब के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन अभी करंट इशू क्या चल रहा है कि मास डिलिटेशन। अभी एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर किसी को लग रहा है कि मास डिलिटेशन हो रहा है और उनके साथ कुछ आर्बिट्ररी एक्शन हुआ है, तो दे कैन चैलेंज टू द कोर्ट, और उसमें एक आउटपुट हो जाएगा। और ऑल्सो देर इज़ वन टोल फ्री नंबर, इफ़ आई कैन रिमेंबर, इट्स 1950 समथिंग। तो आप वहाँ पे भी कॉल करके वो देख सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, ठीक है। फिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी, सॉरी आई एम फ्लम्बिंग, लाइक मैं कब से बोल रही हूँ, तो ठीक है। तो ये एक इशू भी आ रहा है। देन पैनिक एंड फ्लाइट इन बॉर्डर स्टेट। अभी ये होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनके पास ये 12 डॉक्यूमेंट नहीं है, और मैंने तो ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग को लगता है कि अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो वो लोग हमें जेल कर देंगे, या फिर हमें पनिशमेंट हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते हैं कि एज यू कैन सी दैट वी हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल आवर इंडिया। तो ये जो बॉर्डर स्टेट रहते हैं ना, तो यहाँ पे बांग्लादेश है, जैसे यहाँ पे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। दे थिंक कि अगर हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं होगी तो हमें जेल हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली ये सब चीज़ें किसके पास अवेलेबल नहीं होती, जो वर्कर्स रहते हैं या फिर जो भी एक ग्रास रूट के लेवल के लोग रहते हैं, उनके पास ये सब चीज़ें नहीं होती। तो जो इंडिया के है लेकिन उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं, फिर भी वो लोग ही माइग्रेट करें, तो ये बहुत ही बड़ा इशू चल रहा है। क्योंकि एक एजुकेशन की भी प्रॉब्लम है कि लिटरेसी रेट काफ़ी कम है इंडिया में, एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या है वो भी कितने लोगों को नहीं पता है। तो ये सब चीज़ की वजह से ये माइग्रेशन वगैरह होते हैं। नाउ द बिग थिंग इज़ दैट एनआरसी वर्सेस एसआईआर। अभी कितने लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो एनआरसी में हुआ था ऐसा ही एसआईआर में हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। देयर इज़ सो मच ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनआरसी एंड एसआईआर। तो एनआरसी क्या है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। उसमें क्या रहता है कि जो भी लीगल सिटीजन ऑफ इंडिया है ना, उसका उसका आइडेंटिटी और प्रूफ देखते हैं। और उसमें जो भी इनलीगल और इमिग्रेंट होते हैं, इमिग्रेंट मीन्स के यही कि अदर कंट्री से वो लोग ये कंट्री में आए हैं, तो उनकी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि कौन इंडिया का सिटीज़न है कौन नहीं है। रादर इसमें क्या होता है
कि वो अपडेट करते हैं, जो भी इलेक्टोरल रोल्स है ना वो अपडेट करते हैं। अभी उसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो सिटीजन के डॉक्यूमेंट है ना, तो वो उनको इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। अभी ये एक अवेयरनेस नहीं है वो भी कह सकते हैं। तो रिमूविंग डिसीज एंड डुप्लीकेट एंट्रीज एंड एंश्योरिंग इलेक्टोरल प्योरिटी, तो उसका यही एम है कि इलेक्टोरल प्योरिटी करना है और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए होता है। और उनके मैंडेट क्या है, तो इसमें यही है कि सिटीजनशिप जो भी सी ए 1955 है और जो भी सिटीजन का रूल है 2003 के, इसमें बेसिकली इट्स अबाउट आर्टिकल 3 to 4 अभी एससी ने भी मेंशन किया है। तो ये आर्टिकल 3 to 4 में लाई करता है। और दूसरा ये है कि इसकी एग्जीक्यूटिंग बॉडी कौन से, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रहेगा, फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रहेगा, इसमें इलेक्शन कमीशन रहेगा, फिर टारगेटेड पॉपुलेशन यहाँ पे ऑल सिटीजन रहेगा रिगार्डलेस ऑफ एज, यहाँ पे ओनली एलिजिबल वोटर रहता है। फिर डिराइव फ्रॉम NPR एनुमरेशन एंड फॉलो बाय सिटीजनशिप वेरिफिकेशन, यहाँ पे जो भी बूथ ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं कि वो लोग फॉर्म फिलअप कराते हैं और फिर डेटा चेक करते हैं कि कौन सा इंक्लूड है कौन सा एक्सक्लूड है, समथिंग वैसे ही। फिर यहाँ पे है एक्सक्लूशन में लीड टू स्ट्रिपिंग ऑफ सिटीजनशिप स्टेटस, डिटेंशन और डिपोर्शन। अब ऑब्वियसली ना कि आप ये NRC कंडक्ट ही क्यों हो रहा है, कि उनको चेक ही करना है ना कि कितने इमिग्रेंट इंडिया में आ गए। अभी इसमें यही इशू हो रहा है कि इमिग्रेंट भी अगर इंडिया में आ रहे हैं ना, तो जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, उनको जो बेनिफिट मिलने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे, लेकिन वो लोग भी ये साथ में बेनिफिट ले रहे हैं। तो वो सब चीज़ की वजह से NRC कंडक्ट हुआ है। तो उसमें अगर आपके पास नहीं डॉक्यूमेंट है तो उसमें आपको सिटीजनशिप भी स्टेटस जो है आपका निकल जा सकता है, मतलब नहीं, मतलब वो कैंसिल हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपका जो वोटिंग राइट रहेगा ना, वोटिंग राइट हमें पता है कि कौन सा राइट टू वोट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, तो वो फिर हमसे छीन जाएगा। फिर भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं, समझ रहे हो आप, कि अभी उनको लगता है कि अभी हम माइग्रेट नहीं करेंगे तो हमारा जो सिटीजनशिप है ना वो चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही डिफरेंटिंग है। तो वाई इंडिया सच इश्यूज, अभी आप देख लो कि जो हमारे प्यारे MPs लोग रहते हैं, तो ये सब चीज़ पे निकल आता है बाहर कि ये बंद करो वो बंद करो, ये नहीं ये सही है, ये भी गलत है, वही भी गलत है, सब गलत है। अभी जब नीट के एग्ज़ाम का इतना बड़ा स्कैम हुआ तो कोई दिख भी नहीं रहा है बाहर, और क्यों ही दिखेगा कि वो लोग थोड़ी वोट करने आने वाले हैं। खैर ये सब अलग बात है, लेकिन इंडिया में लिटरेसी की बहुत ही ज़्यादा कमी है। उसके ज़्यादा मैंने इतने सारे लोगों को भी देखा है कि जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेट है, फिर भी वो लोग ये सब चीज़ इनके के अवेयर नहीं है। और वो लोग भी कहीं ना कहीं उनको, मतलब अगर कोई उनको पूछ रहा है तो उनको ये सब चीज़ें समझानी चाहिए, लेकिन नहीं, ये उनको ही नहीं पता है, तो ये सब फिर चलता रहता है। खैर इस पर ज़्यादा वो हमें बात नहीं करनी है, ये इंडिया है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई दिखे कि जिसको कुछ समझ नहीं पड़ रही है कि क्या चल रहा है क्या नहीं, तो प्लीज़ आप उसको उनको समझाएं कि ये सब चीज़ें बहुत ही लीगली है, और जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रोसीजर है वो भी लीगली। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक अपनी अथॉरिटी है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। नाउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि UPSC किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। अभी ये ना सारे क्वेश्चंस है कि देख लो, ये NDA का मैंने रखा है, फिर यही अपने जियो साइंटिस्ट का रखा है, फिर CDS का रखा है, फिर UPPCS का मैंने ये रखा है। बट ये ज़रूर नहीं है, मुझे लगता है ये इसके रिलेटेड नहीं है, तो मैं इसको निकाल देती हूँ, सिर्फ UPSC के ही रखते हैं, ठीक है। तो ये CAPF का है, फिर अगेन जियोग्राफी साइंटिस्ट का है, फिर ये UPSC LDC का बनाया हुआ है, नैनी RAS का है। वैसे मैंने क्वेश्चंस लिए जो मुझे लगे कि इम्पोर्टेंट है और जो भी हमने डिस्कस किया उसका रिलेटेड है। देख लो, पहला ही क्वेश्चन है, आर्टिकल 3 to 4 Constitution of India, Chief Election Commissioner shall not be removed from his office except in like manner and on the like ground as, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, तो आप वीडियो पॉज करके आंसर दे सकते हो। तो उसका आंसर है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SIR इंट्रोड्यूस बाय इलेक्शन कमीशन। ये अभी 2026 में क्वेश्चन पूछा गया, मतलब समझ लो कि उन्होंने अभी स्टार्टिंग कर दी है कि अभी हम इस पर से क्वेश्चन पूछेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी अभी डिटेल एनालिसिस करना बनता है। तो ये जो हमने कर लिए कि उसके बारे में थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या ऐसा है, क्यों कंडक्ट किया जा रहा है ये सब। तो उसका आंसर अभी आप खुद ही देख लो क्या है क्या नहीं, फिर भी बता देती हूँ कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेक्ट अबाउट द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ऑफ इलेक्शन।
अभी ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। आई गेस क्लास 9 की एनसीईआरटी या फिर 10th में कवर है, मतलब एनसीईआरटी में कवर है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन एनसीईआरटी में कवर है। तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो ये इसका भी आप आंसर एक बार पॉज करके चेक कर लो कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, तो आप उसको एक बार गो थ्रू करो कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सीडीएस में पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अनूप बर्नेवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। तो आप अभी एक काम कर सकते हैं कि जो भी इलेक्शन कमिश्नर के रिलेटेड जो भी केसेस है वगैरह, तो उसको आप देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या जजमेंट रहे, क्यों जजमेंट रहे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द जजमेंट द ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर शैल बी सेम एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी ये बिल्कुल गलत चीज़ है, ये ऐसा नहीं है, तो ये गलत है, तो ये उसका आंसर 1 है। तो मेरा ये कहना है कि मैंने ये क्यों रखा है, क्योंकि आप ये जाके थोड़ा देखो कि ये केस किस रिलेटेड है, क्योंकि आप जितना खुद से भी थोड़ी स्टडी करेंगे ना, तो आपको ये ज़्यादा टाइम तक रिटर्न रहेगा कि कितने टाइम तक आपको पता चलेगा कि ये केस है, और आप उसको कोट भी कर सकते हैं। जैसे मेंस में अगर क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप कोट कर सकते हैं कि इसका क्या आउटकम था, वो केस क्यों था, क्यों चला था वगैरह, ठीक है। अभी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होल्स इलेक्शन फॉर, ये भी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है, वो भी आप एक बार आंसर देख लो क्या है क्या नहीं। मुझे सिर्फ दिखाना है कि द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन, यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस पूछती है, और आप एक बार अपने जो कोचिंग रहते हैं ना उसके भी क्वेश्चंस देख लो कि वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ पे लगानी है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द प्रीवियस कमीशन, ऑब्वियसली 3 to 4 अभी हमने देखा। एंड ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, दिस क्वेश्चन मतलब मुझे मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप प्लीज़ ट्राई करो कि इसका आंसर निकालो एंड देखो कि क्या इसका आंसर है। अगर आपका आंसर गलत हो रहा है देन प्लीज़ गो टू द बेसिक सोर्सेज और उसको रिवाइज करो, फिर बाद में अगेन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके। और इसके रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन भी ले सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन लिए क्योंकि मेरे पास टाइम भी कंस्टेंट है, और मुझे लगा कि फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसका जो भी एम फुलफिल होना है वो नहीं होगा, इसलिए मैंने कम रखा है, ठीक है। अब ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेयरमैन ऑफ द कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू examine issue of holding simultaneous election in country एंड टू मेक रिकमेंडेशन देयरफॉर। अभी देख लो कि इंडिया में इशू चल रहा है कि लोग मतलब जो इलेक्शन है या फिर उसका रिकमेंडेशन है वो कौन कर सकता है कौन नहीं, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो ऑब्वियसली है चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा इसका आंसर, क्योंकि उसको उन्होंने ये बहुत ही इजी फ्रेम किया है। और यही फर्स्ट पास द पोस्ट का क्वेश्चन है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों है ना, कांग्रेस और बीजेपी, उनके मिल के हो रहे 75 वोट्स, यहाँ पे हो रहे 116, तो इतना कोई माजो डिफरेंस नहीं है, ठीक है। 75 लोग इसके अगेंस्ट है, फिर भी ये विन कर गया, वाई, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की वजह से। फिर ये अगेन ये वाला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये सही है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज कैरिड आउट बाय द इलेक्शन कमीशन, ऑब्वियसली। यहाँ पे आंसर मैंने हाइड नहीं किया, सॉरी फॉर इट, नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी, ओके फाइन। तो क्या है, हाँ, अ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इज़ वन विच इज़ रिकॉग्नाइज इन 4 और मोर स्टेट, ये हम पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत में बहुत बार। ड्यूरिंग 1999 जनरल इलेक्शन देयर वेर 6 नेशनल एंड 48 स्टेट लेवल पार्टीज रिकॉग्नाइज बाय इलेक्शन कमीशन। अभी ये मुझे जनरली नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये 1 2 3 करेक्ट है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आ गया डी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन उन्होंने ऐसे फ्रेम किए हैं। Another thing is that कि which one of the following commission was set up in pursuance of defined provision of under article of Constitution of India। तो यूजीसी वो कोई आर्टिकल नहीं है। फिर एनएचआरसी तो वो तो एक्ट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर सीवीसी अगेन इट्स नॉट, इट्स बेस्ड ऑन एक्ट, तो आंसर इज इलेक्शन कमीशन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। इसमें भी यार सॉरी, मेरा मतलब ये आंसर मैंने हाइड, ठीक है। तो आप खुद से भी आंसर कर सकते हो देख के कि क्या आंसर है। इसमें क्या है, रिकमेंडेशन फॉर ईच
recommendation for election is made by the government and notification for election is issued by constitution of election commission. ओके, सही है ये। अभी आंसर देख ही लिया तो क्या ही करें, चलो कुछ नहीं, देख लो आप ऑप्शंस कैसे फ्रेम करते हो और कैसे वो गलत हो रहा है। तो दिस इज़ हाउ इलेक्शन कमीशन का जो भी ऐसा है हमने कवर किया है, और मुझे जो जो लगा कि इम्पोर्टेंट है इसमें चीज़, इतनी डेप्थ तक कहाँ तक जा सकते हैं वो मैंने आपको एक बार बता दिया कि इतनी डेप्थ तक हम जा सकते हैं। अब दूसरा आर्टिकल है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इलेक्शन कमीशन एंड ऐसा है टॉपिक। अभी आगे का जो टॉपिक है वो ये है कि दैट केरला साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू एवरग्रीन ट्री स्पीसीज एट सैंडर्नी सेंचुरी। अब इसमें एक सैंडर्नी सेंचुरी है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, फिर वेस्टर्न घाट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देखें कि इसमें रिपेरियन फॉरेस्ट क्या होता है, फिर वेस्टर्न घाट है तो उसके वेजिटेशन क्या क्या है, उसमें स्पीसीज़ कौन कौन सी पाई जाती है, कौन सा एंडेमिक स्पीसीज़ है, व्हाट इज़ एंडेमिक स्पीसीज़, तो वो सब के रिगार्डिंग हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So I am ending up this video right now and will continue part 2 from next video.